Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time. And today our topic is application of Gauss law. आज हम Gauss law की applications पढ़ रहे हैं. Applications of Gauss law. Gauss law की क्या पढ़ेंगे आज? Gauss law की applications पढ़ेंगे. और गॉस लॉ की एप्लीकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे. तो एप्लीकेशन तो इसका यही है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे पास क्या होगा? डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. लेकिन किसके ज़रिए फाइंड करेंगे? गॉस लॉ को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास गॉस लॉ की एप्लीकेशन है. अब हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उसके लिए क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा गॉस लॉ के बारे में बता दूं. पिछले लेक्चर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ चुके हैं हम, लेकिन हम कहते हैं थोड़ा सा एक टच देता हूं मैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q, तो उससे फ्लक्स कितना होगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये इससे टोटल फ्लक्स होगा. और Q हमारे पास क्या है? इनसाइड, मतलब चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये हमारे पास किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज मौजूद है तो शर्त क्या है कि चार्ज मौजूद हो. ठीक है, तो उस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये तो हमारे पास गॉस लॉ में हमने पढ़ा है. आज हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉस लॉ को पढ़ेंगे. तो पहला जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास है इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर ऑफ चार्ज. सही ना? हम क्या करेंगे? आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. हमारे पास एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है और उस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करेंगे. किसके ज़रिए मालूम करेंगे? गॉस लॉ के थ्रू. ठीक है, बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ेंगे, लेकिन आज हम किसके लिए पढ़ेंगे? लॉन्ग इनफाइनाइटली यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायर के लिए पढ़ेंगे. अगर मैं एक ही क्लास में सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये इक्वेशंस और ये पढ़ूँगा गॉस लॉ की एप्लीकेशंस, तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. तो हम डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे. ये पार्ट 1 है आज. तो आज हम सिर्फ एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए सिर्फ पढ़ेंगे. ठीक है, हमारे पास एक वायर है. मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आए. हमारे पास क्या है? एक वायर है. ठीक है, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनफाइनाइट है. और मैं आपको इनफाइनाइट का मतलब भी समझा दूंगा कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है. ये तो इनफाइनाइट नहीं है अब, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि इनफाइनाइट जो वर्ड हमने लिखा है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये हमारे पास इसका क्या मतलब है. और हमारे पास इस पे है डिफरेंट चार्जेस. मैं डिफरेंट कलर से इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए फिर. ठीक है, ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और ये हमारे पास एक वायर है. तो अब हम इसकी, और ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी. हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइटली लार्ज है. ठीक है, लॉन्ग वायर है, और मैं आपको समझा दूंगा कि इनफाइनाइट का मतलब क्या है. अब हम एक पॉइंट है यहाँ पे P, और इस पॉइंट पे भी हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. ठीक है, इस पॉइंट पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे? गॉस लॉ को यूज़ करेंगे.
क्योंकि फ्लक्स के थ्रू तो फाइंड नहीं कर सकते हम। तो अब हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ को यूज़ करेंगे। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इस पॉइंट के लिए ये वायर क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब ये इसके इतना करीब है, जिसके बीच में जो डिस्टेंस है d, ये इतना स्मॉल होगा, ये पॉइंट इस वायर के इतना करीब होगा कि ये इस पॉइंट के लिए ये वायर क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, नीचे भी बहुत ज़्यादा है। तो इस पॉइंट के लिए ये वायर क्या है, इनफाइनाइट है। अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर इसके लिए ये इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। ये इनफाइनाइट रिलेटिव इन्फिनिटी की बात हम करते हैं, ठीक है। रिलेटिव इन्फिनिटी का मतलब है कि इस पॉइंट के लिए ये वायर इनफाइनाइट है, मतलब ये इसकी इतना करीब है कि इससे ऊपर भी बहुत ज़्यादा लेंथ है और इसकी नीचे भी बहुत ज़्यादा लेंथ है। तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट के लिए ये वायर क्या है, इनफाइनाइट है। लेकिन अगर हम ये वाला पॉइंट ले लें तो फिर ये इसके लिए इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो इस इन्फिनिटी का इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये है, वरना ये तो इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। अब जब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे और हम कहते हैं कि ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है, मतलब गॉसेस लॉ से फाइंड करेंगे। तो गॉसेस लॉ में तो हमने पढ़ा है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज हो तो उससे फ्लक्स कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो क्लोज सरफेस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसका नाम है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ। एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस को हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। वो क्लोज सरफेस तो स्फेयर और स्क्वायर भी होंगे, वो टर्म्स में नहीं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और किसी भी क्लोज सरफेस को जब हम लेते हैं तो उस क्लोज सरफेस को हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम इस लॉन्ग वायर के अराउंड ए गॉसियन सरफेस लेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ रूल है। ऐसे नहीं लेंगे बस किसी भी क्लोज सरफेस को नहीं लेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे, लेकिन उसके लिए दो रूल है। पहला रूल ये है कि जो गॉसियन सरफेस हम लेते हैं वो क्या होगा, इस चार्ज के इर्द गिर्द क्या होगा, सिमेट्रिक। द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक का मतलब ये है कि मतलब इस साइड पे जितना गॉसियन सरफेस होगा इस साइड पे भी उतना ही होगा, ठीक है। इस तरह नहीं कि इस साइड पे हम यहाँ तक आए और इस साइड पे इस तरह छोटा सरफेस हो, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक का मतलब है कि इस साइड पे और इस साइड पे मतलब ये चार्ज उसके बीच में होगा। ऐसा हम एक क्लोज सरफेस ड्रा करेंगे जो ये चार्ज वायर उसकी बीच में होगा, ठीक है, सिमेट्री उसमें होगी। ये इसके लिए मस्ट कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, दूसरा कंडीशन हमारे पास ये है कि एवरीवेयर ऑन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस में हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। किस चीज़ की वजह से, सिमेट्री की वजह से। सिमेट्री उसकी ऐसी होगी कि उसमें गॉसियन सरफेस में कहीं भी हम जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। अब मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेता हूँ, ठीक है, और वो गॉसियन सरफेस में एक सिलेंडर के फॉर्म में लेता हूँ। ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और आप देख ली बहुत सिमेट्रिक है, ये चार्ज की इर्द गिर्द सिमेट्रिक है। मतलब इस साइड पे जितना सरफेस है इतना सरफेस इस साइड पे भी है, मतलब ये जो चार्ज है ये उसकी बीच में है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। पहला रूल भी हमने जो पहला जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई है कि द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक। और अब हम कहते हैं कि चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके बीच में है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
सेम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि चार्जेस उसकी बीच में है। तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट लेंगे। इनसाइड द सरफेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इस चार्ज के इर्द गिर्द हमने एक गॉसियन सरफेस को क्या किया, एज्यूम किया कि हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, ड्रा किया। अब हम आते हैं गॉस लॉ की तरफ। गॉस लॉ हमें क्या कहते हैं, गॉस लॉ कहता है कि द टोटल फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग एनी चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास गॉस लॉ है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जिसके अंदर कोई चार्ज हो उससे फ्लक्स क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है उसकी कितने साइड सरफेसेस है, 3। एक ये वाला है ऊपर वाला, ठीक है, एक ये है 2, और ये एक कर्ल सरफेस है। ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं, लेकिन एक हमारे पास एक कर्ल सरफेस है, एक ये ऊपर वाला सरफेस है और एक ये नीचे वाला सरफेस है। तो हम तीनों सरफेस से अब क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे। लेकिन आप देख ली इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और फ्लक्स का डायरेक्शन इस साइड पे है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी देख ली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया जो वेक्टर है वो हमारे पास DA मैं लिखूँगा इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल किया है 90 डिग्री, ठीक है। इस साइड पे अगर देख ली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया का जो वेक्टर है एरिया वेक्टर DA भी इसी डायरेक्शन में है। और हमने कहा था कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो अगर हम ये साइड लेते हैं या ये वाला, ये तो एक कर्व सरफेस है तो डजंट मैटर, हमने एक सरफेस ये ले लिया, एक ये 2 और एक ये 3। तो अब हम टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे कि द टोटल फ्लक्स नेट फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास क्लोज सरफेसेस है तो इसके लिए हम क्या लेंगे, और आपको पता है कि फ्लक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, E.DA, ठीक है। E.DA के फ्लक्स बराबर है, पिछले लेक्चरों में हम ये पढ़ चुके हैं। तो नेट फ्लक्स हमारे पास होगा, ये चूंकि क्लोज सरफेस है तो इसलिए इंटीग्रल पे मैं ये सरफेस वाला निशान लगाता हूँ, E.DA 1 प्लस E.DA 2 प्लस E.DA 3। 3 सरफेसेस है, एक ये वाला है फर्स्ट, ये दूसरा ये वाला है और तीसरा ये है। तो तीनों के लिए मैंने ये फ्लक्स ड्रा किया, ठीक है। अब देख लिया, पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, दूसरी के लिए 90 डिग्री और तीसरी के लिए थीटा हमारे पास दोनों सेम है, तो थीटा तीसरी के लिए हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। तो अब तीनों को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो नेट फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, E.DA1 cos थीटा प्लस E.DA2 cos थीटा, और ये तो सबके लिए सेम है, ये तो कंडीशन है कि एवरीवेयर ऑन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर सरफेस से सेम होगा, प्लस E.DA3 cos थीटा, ठीक है। ये cos 90 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, E.DA1 cos 90 डिग्री प्लस E.DA2 cos 90 डिग्री प्लस E.DA3 cos 0 डिग्री। तो cos 90 से हमारे पास क्या आता है, 0, तो ये पूरा टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि cos 0 मल्टीप्लाइड बाई E.DA, तो ये पूरा टर्म हमारे पास क्या बन गया, 0। cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म भी हमारे पास क्या बन गया, 0, और cos 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म आ गया। नेट फ्लक्स के लिए अब हम लिखते हैं एफ नेट इज इक्वल टू, सिर्फ ये वाला टर्म हमारे पास रह गया, E.DA, ठीक है। cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो नेट फ्लक्स हमारे पास क्या होगा,
ई को हम इंटीग्रल से बाहर लेके आते हैं और ये हमारे पास बन जाता है EDA। अब सारे एरियाज़ के लिए हम ये छोटे छोटे एरियाज़ को अगर हम इकट्ठे करेंगे तो हमारे पास नेट फ्लक्स ये बन जाएगा E/A। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। इक्वेशन नंबर 2 मैं अब इसी में वैल्यूज़ पुट करूँगा, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या करेंगे। हम एक वायर के बीच में इर्द गिर्द क्या करेंगे, एक गाशियन सरफेस को एज्यूम करेंगे और हर एक सरफेस से फिर क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। देख ली, नेट फ्लक्स EA। ठीक है, ये हमारे पास नेट फ्लक्स है। और अब हम एरिया पुट करेंगे, किस चीज़ का एरिया पुट करेंगे, सिलेंडर का, क्योंकि हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है। तो इसके लिए एरिया हमारे पास क्या होगा, नेट फ्लक्स हमारे पास आ गया F नेट इज इक्वल टू EA। ये हमारे पास इक्वेशन था 2। अब मैं इसी में वैल्यूज पुट करूँगा। तो FE इसकी जगह भी मैं लास्ट में गासेस लॉ की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, E और सिलेंडर के एरिया हमारे पास क्या होता है, 2πRL। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर का एरिया है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर का एरिया है। तो नेट फ्लक्स की जगह अब मैं लिखता हूँ, हमें गासेस लॉ से पता है कि नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल Q भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ, स्मॉल Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसकी साइड के साथ मैं इनसाइड इसलिए लिखता हूँ कि चार्ज इनसाइड द सर्फेस की बात हम करते हैं, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज से होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा E मल्टीप्लाइड बाई 2πRL। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब हम आते हैं, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ। हमने क्या लिया था, एक वायर लिया था और वो वायर पे हमारे पास क्या थी, चार्जेस। अब अगर मैं इन चार्जेस की डेंसिटी मालूम करना चाहूँ तो हम क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास एक वायर है, 1 डायमेंशन में है। तो इसके लिए जब हम डेंसिटी फाइंड करते हैं तो हम क्या लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देख ले आप, अगर मैं Q की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो ये L को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो Q हमारे पास बन जाएगा लैम्डा L। ठीक है, ये यह आ गया, तो लैम्डा L इज इक्वल टू Q। अब इस Q की जगह, इस इक्वेशन नंबर 3 में Q की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, लैम्डा L। तो ये हमारे पुटिंग इन इक्वेशन 2, देख लिया आप, Q की जगह मैं लिखता हूँ लैम्डा L और नीचे एप्सिलॉन नॉट अपना है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई 2πRL। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब हम इस E की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो E की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, इस 2πRL को इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये इस साइड पे आ जाएगा तो हमारे पास किस चीज़ में होगा, फिर डिवीजन में। तो E इज इक्वल टू लैम्डा L डिवाइडेड बाई 2πRL इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो L के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास E की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πR एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R। इस वैल्यू को देख ली। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R। इस इक्वेशन से आप देख ले E और R के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इक्वेशन नंबर 5 इसको मैं दूंगा नाम ताकि आपको फिर आसानी हो। इक्वेशन नंबर 4 से अगर आप देख ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया किस चीज़ के लिए, एक लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, किसके ज़रिए, गासेस लॉ के ज़रिए। लेकिन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, R है,
मतलब अगर आर ज़्यादा होगा, देख लिया आप इस इक्वेशन से, अगर आर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। मतलब ये पॉइंट जितना हम इस वायर से दूर जाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। लेकिन जितना हम आर को रिड्यूस करेंगे, स्मॉल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम इसकी करीब आते हैं, आर कम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसा जैसा हम इससे दूर जाएंगे, ठीक है, आर बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आई होप आपको क्लियर है। अब मैं आपके लिए इसका ग्राफ बनाता हूँ, ई और आर का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। इसके इर्द गिर्द जो हम ये गॉसियन सरफेस लेते हैं, ये उसका रेडियस है, ठीक है। मतलब ये आर जितना बढ़ेगा, जितना हम इससे दूर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। और जितना ये आर छोटा होता जाएगा, मतलब इसकी जितने करीब हम आएंगे इस वायर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। हम कहते हैं कि आर की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बीच इनवर्स रिलेशन है। मतलब आर जितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना क्या होगा, कम होगा, ठीक है। या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि आर हमारे पास क्या है, कम है। तो ये इन दोनों का क्या है, ग्राफ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।